हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे साइंस जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। टॉप 50 प्लस क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट नंबर 3 रहेगा। पार्ट 1 और 2 अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इसमें हम तीनों सब्जेक्ट कवर करेंगे, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। आप किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 201% मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वाटर गैस की इन दो गैसों का मिश्रण है। तो वाटर गैस CO प्लस H2 का मिश्रण है। जो CO है उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो CO2 होते हैं उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का मिश्रण है जो कि वाटर गैस जो है वाटर गैस इन दो के मिश्रण से बनती है। तो वाटर गैस है जो वह तब बनती है जब भाप को लाल गर्म कोयले के ऊपर से गुजारते हैं, और ईंधन सेल अनुप्रयोग से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए वाटर गैस का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ईंधन सेल अनुप्रयोग से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए वाटर गैस का उपयोग किया जाता है। और जो ये वाटर गैस होती है ना फ्रेंड्स, ये क्या होती है? कृत्रिम गैस होती है, प्राकृतिक गैस नहीं होती। ये मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है, तो कृत्रिम गैस होती है। ठीक है, आई थिंक वन क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एलपीजी में कौन सी गैस सबसे प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? तो ब्यूटेन और प्रोपेन दो गैसें पाई जाती हैं एलपीजी में। और जो एलपीजी होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसको बोलते हैं हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस। और जो एलपीजी है फ्रेंड्स, इसका ज़्यादातर उपयोग कहाँ किया जाता है? रसोई घरों में जो सिलेंडर होते हैं उसमें एलपीजी का प्रयोग किया जाता है, और कुछ जो है व्हीकलों में भी ईंधन के रूप में इसका यूज करते हैं। और जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें जो दो गैसें होती हैं, जैसे इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, तो उसमें मीथेन और इथेन दो गैसें होती हैं जो प्राकृतिक गैस होती है उसमें। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो एलपीजी गैस है, सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? तो सिलेंडर में क्या भर दिया जाता है जिससे गंध युक्त बन जाती है वह गैस? तो वो होती है मरकैप्टेन। क्या? मरकैप्टेन, ताकि शीघ्रता से रिसाव का पता लगाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं फ्रेंड्स। किस गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो दुगना होता है। जो गैस का अणु भार है उसके वाष्प घनत्व का दुगना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणु की संख्या समान होती है। ताप और दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणु की जो संख्या है वह समान होती है। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और जो है ये 4 प्रकार के होते हैं हमारे कोयले। क्या? पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला और बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइड कोयला। जो पीट कोयला होता है फ्रेंड्स वो सबसे लो क्वालिटी का होता है, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइड कोयला। तो पीट जो कोयला होता है उसमें 50.60% तक कार्बन होता है, और लिग्नाइट में 65 to 70% कार्बन होता है, और बिटुमिनस में 75 to 80% कार्बन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा सकता है एग्जामिनर, लो क्वालिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं और हाई क्वालिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? तो कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? वह है ऑर्सेनिक सल्फाइड। क्या होता है? ऑर्सेनिक सल्फाइड है एक ऐसा पदार्थ है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए एक विष का कार्य करता है। क्या नाम है ये याद रखना है, ऑर्सेनिक सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि, कौन सी अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है? तो आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य क्या करता है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है? तो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है जाइमेस। क्या करता है? जाइमेस। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। किस प्रक्रिया में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो संस्पर्श प्रक्रिया में वेनेडियम
पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है? तो वह निम्न दाब और उच्च दाब में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 12 पर। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। तो यह हाइड्रोजन है सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव। यह सर्वप्रथम किसने कहा? डेवी ने कहा। किसने कहा? डेवी ने। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं फ्रेंड्स। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो 7.35 से 7.45 होता है। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आपने लाइक नहीं किए तो आप लाइक करना भूल जाते, प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकलती है? तो सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। मेन होती है हर एक अम्ल के लिए हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। अम्ल एवं बसम के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिटमस पत्र का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है अम्ल और बसम के परीक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक कौन सा है? F2O। ऑक्सीजन डिफ्लोराइड। क्या? ऑक्सीजन डिफ्लोराइड इसकी फुल फॉर्म है ऑक्सीजन डिफ्लोराइड। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक है F2O। याद रखना है आपको। 17 क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है? तो एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त होता है, तो वह सोडियम नाइट्राइट है। क्या? सोडियम नाइट्राइट है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को अवकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकरण। क्वेश्चन नंबर 19 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60। क्या है? कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं फ्रेंड्स। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिकता का उपयोग किया जाता है? तो यह है यूरेनियम। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो वह है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं जो कि भौतिक विज्ञान रहेगा। 20 क्वेश्चन रहेंगे हमारे भौतिक विज्ञान के। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमान के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा सूर्य आदि का तापमान है जो कि दूर की वस्तुओं का तापमान है तो मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी यानी टोटल रेडिएशन पैरोमीटर किस सिद्धांत द्वारा मापा जाता है? तो यह स्टीफन के नियम पर आधारित है। स्टीफन के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 23 ताप युग्म तापमापी यानी थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म माफी। तो ये है हमारा किस पर? सीबेक के प्रभाव पर डिपेंड करता है। सीबेक के प्रभाव पर। क्वेश्चन नंबर 24 वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब के कारण वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान उच्च हो जाता है। बॉयलर के के अंदर उच्च दाब होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को घिस कर पिघला दिया था? तो डेवी ने पिघला दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ऊष्मा एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जिसे कार्य के रूप में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो किसने दिया सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण? रमफोर्ड ने। किसने? रमफोर्ड ने इसका जो है प्रमाण दिया। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए ताकि वह अधिक दूर तक जा सके? 37 से 45 डिग्री के कोण पर। ठीक है फ्रेंड्स, 37 से 45 डिग्री के कोण पर मारा जाए ताकि वह अधिक दूर तक जा सके। क्वेश्चन नंबर 28 किसने ब्यूटेन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो यह बता दिया
दिया था ब्रह्मगुप्त ने। किसने? ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था न्यूटन से पहले। तो क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। एक हॉर्स HP कितने वोट के बराबर होता है? तो यह एक HP 746 वोट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है? तो 9.8 N। ये है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में से एक ही होगी? तो कितना तापमान होने पर? तो -40 डिग्री तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। ठीक है, एक ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32, सेल्सियस मापने का 0 डिग्री फारेनहाइट से स्केल के कितने डिग्री के बराबर होता है? तो 32 डिग्री के बराबर होता है। सेल्सियस मापने का 0 डिग्री फारेनहाइट स्केल के 32 डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 33, अति लघु समय अंतरालों में सही मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ियां। अति लघु सबसे छोटे इसमें पुर्जे होते हैं। तो अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियां। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस, तो उसका तापक्रम फारेनहाइट में कितना होगा? तो वो 140 डिग्री फारेनहाइट होगा। 140 डिग्री फारेनहाइट होगा। 35 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सब अधिकतम होता है। कितने पर? 4 डिग्री। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री पर। क्वेश्चन नंबर 36, साइकिल की ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फट जाती है? गर्मी के कारण ट्यूब फट जाती है। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, तो झील के अंतःस्थल में जल का कितना तापमान होगा? तो क्या तापमान होगा जल का? 4 डिग्री सेल्सियस। जमने ही वाला है तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। आगे चलते 38 क्वेश्चन। ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं ही नहीं जाते हैं? तो यह है चालन। ऊष्मा के संचरण की चालन विधि में पदार्थ के जो अणु हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, दवाओं तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि के द्वारा होता है? तो द्रव्यों और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण है वह संवहन। किसके? संवहन विधि के द्वारा होता है। द्रव्य और गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? विकिरण। किसके? विकिरण से। क्वेश्चन नंबर 41 आ गया है हमारा। तो जीव विज्ञान चलेगा अब हमारा। लास्ट में जीव विज्ञान करेंगे। अब भौतिक रासायनिक विज्ञान हम कर चुके हैं, तो इसके क्वेश्चन है मेन। क्वेश्चन नंबर 41, एट्रोपा बेलाडोन के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो ये नाम आपको याद रखना है। एट्रोपा बेलाडोन के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों से। कहाँ से? पत्तियों से यह प्राप्त की जाती है। तो ये नाम भी आपको याद करना है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आंसर वाला क्वेश्चन में और क्वेश्चन वाला आंसर में भी आ सकता है। तो एट्रोपा बेलाडोन, क्या एट्रोपा बेलाडोन के किस भाग से, पत्तियों से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जा सकती है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रीना, क्या एफेड्रीना औषधि उत्पन्न करता है? तो एफेड्रा पौधे का तना जो है, पौधे का तना, एफेड्रा पौधे का तना जो भाग है वो एफेड्रेना औषधि उत्पन्न करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 क्वेश्चन क्या है? पुष्प की सुखाई
कलियों का पुष्प की सुखाई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो लौंग है जिसके पुष्प में यानी फूल की सुखाई करके कलियों का उपयोग किया जाता है, तो वो लौंग है। तो फ्रेंड्स ऐसे भी आ सकता है कि लौंग हमारे से क्वेश्चन वाला आंसर वाला क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो लौंग जो है वो है मसाले के उपयोग के लिए पुष्प की सुखाई वाली कलियों का उपयोग किया जाता है, कलियों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी के ये है पुष्पक्रम, क्या पुष्पक्रम को खाया जाता है। 45 क्वेश्चन पर चलते हैं। हल्दी टर्मरिक जिसको बोलते हैं चूर्ण, टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है, शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के शुष्क प्रकंद से भाग से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 46, किस फसल में अजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो यह चावल फसल में कौन सा, चावल फसल में क्या, ये भी याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एजोला एनाबीना जैविक उर्वरक, कौन सा उर्वरक? तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, चावल फसल में कौन सा जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा एजोला एनाबीना। ठीक है, एजोला एनाबीना। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं फ्रेंड्स। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? जो चिलगोजा है वह पाइन एक प्रकार की प्रजाति होती है के बीज से प्राप्त होता है चिलगोजा। क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधे की वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 चलते हैं। धान का खेरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जस्ता तत्व की कमी से होता है धान का खेरा रोग। कौन सा धान में कौन सा रोग होता है, ये भी पूछा जा सकता है, खेरा रोग या लघुपत रोग। तो दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो जस्ता तत्व की कमी से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, उसमें भी आंसर छुपे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। फूल गोभी का विटेल रोग या वही पटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो MO तत्व की कमी से होता है, MO तत्व की कमी से होता है, जिसको बोलते हैं मोलिब्डेनम। क्या? मोलिब्डेनम कहते हैं जिसको, मोलिब्डेनम। फूल की गोभी का विटेल रोग, कौन सा रोग, ये भी पूछा जा सकता है, विटेल रोग। ठीक है फ्रेंड्स, और विटेल रोग को और क्या बोलते हैं? वही टेल रोग भी कहते हैं। जो कहाँ, ये भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इसको विटेल रोग कौन सी जो है गोभी में पाया जाता है? तो फूल गोभी में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 51, ऊर्जा रूपांतरण में किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा रूपांतरणों में प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। क्वेश्चन नंबर 52, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ऑक्सीन, किसके? ऑक्सीन। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 53, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? प्रकाशानुवर्ती संचलन ऑक्सीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते 54, पादप वृद्धि
अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? तो पादपवृद्धि जो है अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बोस। किसका? जेसी बोस। 55 क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है? तो वह है यूक्लिप्टस। क्या? यूक्लिप्टस एक ऐसा पौधा है जिसको वृद्धि के लिए सबसे अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 56, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो पादप रोगों का सबसे ज्यादा उत्तरदायी कारक है फफूंदी। क्या है? फफूंदी पादप माने पेड़ पौधों के रोगों का सर्वाधिक कारक है फफूंदी। क्वेश्चन नंबर 57, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग बाजरा, बाल जो होती है ना बाजरे की, उसमें रोग हो जाता है। ये कभी कभी उसमें फिर दाने नहीं बनते या ब्लैक कलर के हो जाते, तो हरी बाली रोग जो है वो बाजरा फसल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो आप वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका। और ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं, तो थैंक यू सो मच। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।